ठीक, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संविधान, है ना। संविधान में कल भाग दिए थे मैंने तुम्हें, है ना, भाग और अनुसूचियाँ, है ना, करा दी थी। और तुमसे ये बोला था कि एक बार सोचना इनके बारे में। जैसे हम जब किताब पढ़ते हैं कोई भी, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर उसमें से याद करने लग जाते हैं। क्वेश्चन आंसर भी किताब तो पढ़ते ही नहीं है, मतलब डायरेक्टली ये होता है कि क्वेश्चन लिखाएगा टीचर और उसके बाद आंसर रट ले जाएंगे, बस इतना सही मामला होता है। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर अच्छे से हमें मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो 10th हो 12th हो, कभी भी जब पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले काम क्या होना चाहिए हमारा, किताब को पढ़ो। चाहे वो किताब किसी भी सब्जेक्ट की किताब है, उस किताब को पढ़ो। उस किताब के सबसे पहले क्या होता है, राइटर देखो किसने लिखा है, क्योंकि उससे विश्वास बढ़ता है हमारा बहुत अच्छे से, ठीक है, सबसे। और उसके बाद जैसे उसके चैप्टर हैं, तो सबसे पहले चैप्टर देखो, ठीक है, उसके चैप्टर देख लिए, फिर एक एक चैप्टर है, फिर चैप्टर के अंदर जाएंगे। चैप्टर के अंदर जाएंगे तो एक कहानी टाइप में है, तो उसको जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तुम्हारा, किसी भी दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। और दिक्कत आएगी तो फिर टीचर काहे के लिए, जब दिक्कत आएगी तो दिक्कत दूर करने के लिए टीचर, है ना। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये है कि किताब तो देखनी नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हुए हैं जिनसे अगर ये पूछो कि कौन सी क्लास में, बोलो 10th में, बोलो किताब, बोलो किताब की क्या ज़रूरत है, नोट्स बनवाते हैं ना सर। क्या बोलते हैं वो लोग, फेयर, बोले रफ तो टीचर के यहाँ पे होते तब करते हैं, और उसके बाद घर पे आके क्या बनाते हैं, फेयर बनाते हैं। तो वो रफ और फेयर के चक्कर में ही मतलब रहते हैं, उन्हें वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद आंसर रट लिया, बस इतना सही मामला होता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर हम पीएससी या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तुम्हारा रटने से तो नहीं निकल सकता किसी भी हालत में। क्या रटने से पॉसिबल है? और मैं तो बोलता हूँ आज के टाइम पे तो रटने से चपरासी का भी नहीं निकलना है। पहले तो ये होता था कि कम से कम जो वनडे एग्ज़ाम थे, तो वनडे एग्ज़ाम में ये होता था कि जीके या जीएस को तो कम से कम क्या कर लेंगे, रट लेंगे। लेकिन क्या अब जीके जीएस भी रटने से काम चलेगी? नहीं चल रहा है वो, जीके जीएस का भी रटने से काम नहीं चल रहा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, समझना ही पड़ता है, कॉन्सेप्ट तक जाना पड़ता है। अगर कॉन्सेप्ट तक नहीं जा रहे हो तो फिर मुश्किल है। और वैसे भी अगर तुम बॉर्डर लाइन के आसपास चले जाते हो, 1-2 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा है, तो पढ़ने में कमी नहीं है, वो समझने में कमी है। पढ़ने में कमी थोड़ी है। अगर उसके नंबर 70 नंबर से लिस्ट जा रही है और वो उसके नंबर 78, वो 68 या 69 नंबर आ रहे हैं, तो पढ़ने में कमी नहीं छोड़ी है उसने, पढ़ने में तो सब ठीक ठाक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है उसकी, समझने में। उसने कॉन्सेप्ट तक नहीं गया, इस वजह से उसके 2-4 नंबर और बढ़ जाते, वो नंबर नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो जो मैंने तुम्हें टास्क दिया था उस टास्क को बाद में करेंगे, उससे पहले हम काम कर लेते हैं। कौन सा शब्द है ये, कौन सा शब्द है ये, राज व्यवस्था। कौन सा है, राज व्यवस्था। किसकी व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई राज्य क्या है ना, क्या आना चाहिए, राज्य क्या है। और व्यवस्था, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, राज्य क्या है। राज्य मतलब एमपी यूपी, राज्य मतलब एमपी यूपी नहीं, राज्य मतलब एमपी यूपी नहीं है, ये क्या है, प्रांत है। क्या है ये, प्रांत है। तो यहां पे फिर राज्य क्या है, राज्य देखा हुआ है कहीं पे तुमने, राज्य देखा हुआ है कहीं पे, नहीं। राज्य क्या है, राज्य एक अमूर्त संरचना है। राज्य क्या है, एक अमूर्त संरचना है, जो कि इसका मूर्त रूप क्या है, सरकार। अब फिर बोलोगे सरकार कहाँ है सरकार, वो राजपाल यादव वाला डायलॉग है ना। तो सरकार देखी हुई है तुम लोगों ने कहीं,
नहीं देखी ना सरकार। तो सरकार क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन, है ना, कर्मचारी, इन सब लोगों से ही तो मिलके बनी होती है सरकार। हमें सरकार नहीं दिखाई देती, लेकिन लोग तो दिखाई देते हैं ना। सरकार चलाने वाले लोग या देश को चलाने वाले लोग तो हमें दिखाई देते हैं ना। तो वो क्या है? सब सरकार है। और सरकार किसका मूर्त रूप है? किसका? राज्य का मूर्त रूप है सरकार। और तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई तुमसे ये पूछे राज्य क्या है तो आराम से बता सकते हो। ठीक है। कोई राज्य है, कोई राज्य, तो राज्य होने के लिए क्या आवश्यक है? अगर किसी चीज को ये बोलें कि ये राज्य है, तो कैसे प्रदर्शित करेंगे कि ये राज्य है या फिर ये राज्य नहीं है? कुछ ना कुछ तो उसके बिंदु रहे होंगे। किसी क्षेत्र विशेष को तुम राज्य बोल रहे हो, या जनसंख्या को राज्य बोल रहे हो, या फिर सरकार को राज्य बोल रहे हो। क्या है राज्य? तो देखो सुनो, राज्य होने के लिए आवश्यक शर्तें कि उनमें से 4 पॉइंट होने ही चाहिए। तो पहला पॉइंट है भौगोलिक क्षेत्रफल। उसका एक भौगोलिक क्षेत्र होगा। दूसरा क्या होना चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए। चौथा क्या होना चाहिए? संप्रभुता। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता। ठीक है। राज्य होने के लिए ये चारों आवश्यक तत्व हैं। ठीक है। राज्य होने के लिए ये क्या है? चारों आवश्यक तत्व हैं। अब कैसे हैं, सुनो ध्यान से। कोई राज्य, अगर उस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र ना हो तो जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, इनकी कोई वैल्यू रह जाती है? अगर किसी राज्य का कोई भौगोलिक क्षेत्र ना हो तो जनसंख्या, सरकार या संप्रभुता, इनकी कोई इंपॉर्टेंस रह जाती है? तो भौगोलिक क्षेत्र अनिवार्य। भौगोलिक क्षेत्र भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, जनसंख्या नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन जनसंख्या नहीं है। तो क्या वो राज्य है? अरे वो तो खंडहर है। जब जनसंख्या ही नहीं है तो उसका क्या मतलब है? जैसे कोई जंगल पड़ा हुआ है और उस जंगल में भौगोलिक क्षेत्रफल ही है। वैसे अगर जनसंख्या ही नहीं है तो सरकार भी नहीं होगी। जनसंख्या नहीं है तो सरकार भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार कैसे बनी है? लोगों से मिलकर। ठीक है। जनसंख्या भी है, भौगोलिक क्षेत्र भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन सरकार नहीं है। राज्य चल पाएगा? राज्य चल पाएगा? क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि वहां पे अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी? वहां पे अराजकता फैल जाएगी। सरकार भी है, जनसंख्या भी है, भौगोलिक क्षेत्र भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है।
स्वतंत्र निर्णय क्षमता मतलब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की कैपेसिटी, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन स्वतंत्र निर्णय क्षमता नहीं है, तो क्या वो राज्य है? क्या नहीं है? क्योंकि जिसके पास अपने निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है तो वो तो गुलाम है। क्या है वो? गुलाम है। वो अपने आप में देश का है, वो तो किसी देश का क्या हो गया? गुलाम हो गया। अब चलो ध्यान से सुनो, मुझे कोई ऐसा देश बताओ, कोई ऐसा देश बताओ जिसके पास भौगोलिक क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। कोई एग्जाम्पल? अफ्रीका के देशों के पास स्वतंत्रता नहीं है? स्वतंत्र तो है ना, वो स्वतंत्र है। सोचो जल्दी से। जब भारत आजाद नहीं था तब भारत की स्थिति थी ये। जब भारत आजाद नहीं हुआ था ना, उस समय पे भारत की स्थिति थी। कैसे स्थिति थी मैं बताता हूँ। देखो, भारत के पास भौगोलिक क्षेत्रफल था, भौगोलिक जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी, लेकिन स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। यहाँ पे जो वायसराय होता था, कौन? वायसराय। वायसराय मतलब भारत का पहले नंबर का लीडर होता था, सबसे बड़ा नेता यही था। यस। और ये भी किसके अधीन काम करता था? ब्रिटिश सरकार के अंदर। किसके अंतर्गत? ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ये काम करता था। तो इसके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता थी? इसके अंदर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता थी क्या? नहीं। तो उस समय पे भारत कौन सी कंडीशन में था? भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। चलो ठीक है, दूसरा बताओ। ऐसा कोई देश बताओ जिसके पास जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता भी है, लेकिन भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है। तिब्बत। चाइना के पास भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है। तिब्बत, देखो, जो ये तिब्बत वही तिब्बत है जिसके चक्कर में मतलब हमारा 1962 में चाइना से युद्ध हो गया, है ना। यहाँ पे धर्म चलता था बौद्ध धर्म। कौन? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के एक जो व्यक्ति होते हैं, जो बौद्ध धर्म में एक तरीके से धर्मगुरु होते हैं, जिन्हें बोला जाता है दलाई लामा। क्या? दलाई लामा। दलाई लामा पद है एक तरीके से, नाम नहीं है किसी का, ठीक है। तो दलाई लामा यहाँ पे शासन करते थे। कहाँ पे? तिब्बत में। और तिब्बत ने इस पे कब्जा कर लिया। किस पे चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। चीन ने किस पे कब्जा कर लिया? तिब्बत पे। तो तिब्बत पे जब चीन का कब्जा हो गया तो दलाई लामा अपनी जनसंख्या को लेके, और सरकार तो इनकी है ही, और स्वतंत्र रूप से कहाँ भाग के आ गए ये? भारत। और भारत में आके ये धर्मशाला में रहने लग गए। धर्मशाला मतलब ये ब्राह्मण धर्मशाला की तरह नहीं, ब्राह्मण धर्मशाला की तरह नहीं है ये। धर्मशाला क्या है? ये शहर है। क्या है ये? शहर है। धर्मशाला कहाँ का शहर है? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का शहर है? हिमाचल प्रदेश का एक शहर है धर्मशाला। वहाँ पे आके रहने लग गए। और वहाँ से ये क्या सी सरकार चला रहे थे? निर्वासित सरकार चला रहे थे। क्या? निर्वासित मतलब यहाँ पे वासित नहीं है, इनका कोई भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं है, इनके पास कोई जियोग्राफिकल एरिया तो नहीं है, लेकिन इनके पास जनसंख्या है, इनके पास सरकार है, और इनके पास स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है। लेकिन क्या ये भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले पा रहे हैं? नहीं। तो अगर बोला भी जाए तो इनके पास ये भौगोलिक क्षेत्रफल और स्वतंत्रता, ये दोनों की दोनों छिन गई। इनके पास क्या बचा? सरकार और जनसंख्या। बाद में तुम्हें पता ही है, इसके चक्कर में मतलब दलाई लामा के ही चक्कर में चाइना का हमसे युद्ध हो गया, और 1962 के युद्ध में चाइना ने हमें क्या कर दिया? पराजित। देखो, कोई देश ऐसा भी हो सकता है जिसके पास
संप्रभुता ना हो, सरकार हो, जनसंख्या हो, भौगोलिक क्षेत्रफल हो। संप्रभुता ना हो, भौगोलिक क्षेत्र है, जनसंख्या भी है, सरकार है। तो अभी तो नहीं, लेकिन अफगानिस्तान की ऐसी कंडीशन थी। किसकी? अफगानिस्तान। अभी भी ऐसे ही है, लगभग लगभग, कुछ खास नहीं, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी जो संगठन है वो अपना वर्चस्व दिखाते रहते हैं। हाँ, समानांतर सरकार मतलब चला रहे होते हैं। देख सुने, अफगानिस्तान के पास भौगोलिक क्षेत्रफल है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। जैसे भौगोलिक क्षेत्र, अगर अफगानिस्तान को समझ लो, इतना बड़ा एरिया है अफगानिस्तान का, तो यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन चल रहा है और यहाँ पे पूरे पे सरकार चल रही है, इतने पे यहाँ पे दूसरा आतंकवादी संगठन चल रहा है, यहाँ पे तीसरा वाला चल रहा है। और जब सरकार ने, मतलब यहाँ पे जो सरकार बैठी हुई है केंद्र में, उस केंद्र सरकार ने यहाँ के बारे में कुछ डिसीजन लिया और इन्होंने मना कर दिया, नहीं इधर आके दिखाओ। इन्होंने बोला इधर आके आना मत, ये बाउंड्री है तुम्हारी से नीचे। तो देश तो ये पूरा है अफगानिस्तान, लेकिन ये जो सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, क्या वो सरकार यहाँ के बारे में डिसीजन ले पा रही है? नहीं ले पा रही। तो क्या? हाँ, तो बोला तो मैंने, उसके पास दोनों ही नहीं है, ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, तो इनको क्या रियल में राज्य बोला जाए? क्या ये सच में देश की संकल्पना पे खरे उतरते हैं? क्या देश की संकल्पना पे खरे उतरते हैं? नहीं उतरते हैं। देश की संकल्पना पे खरे नहीं उतर पाते। और देश की संकल्पना पे खरा उतरने के लिए चारों की चारों चीज़ें विद्यमान होनी चाहिए, चारों के चारों तत्व विद्यमान होने चाहिए। किसी भी देश के पास भौगोलिक क्षेत्रफल होना चाहिए अपना, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनो, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से मतलब अच्छे से समझना है। ठीक है, तुम्हारे ये प्री के लिए नहीं है, काय के लिए? ये मेंस के लिए, और तुम्हें आंसर राइटिंग में बहुत मदद देगा। ये काय में मदद देगा? आंसर राइटिंग में। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र देखो, अगर हम राज्य बनाना चाहते हैं तो राज्य स्पेस में तो बनाएंगे नहीं, हवा में तो उड़ेगा नहीं वो। तो राज्य बनाने के लिए हमें एक जगह तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। ठीक है, और उस जगह पे जनसंख्या रहनी चाहिए, और जनसंख्या को चलाने के लिए सरकार होनी चाहिए। जनसंख्या को चलाने के लिए या उसमें अराजकता ना फैल पाए, उसके लिए क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सरकार। तुम्हें पता होना चाहिए इस चीज़ का कि एक व्यक्ति था, कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोलता था कि सरकार अरकार होनी नहीं चाहिए, सरकार का कोई मतलब नहीं है। राज्य कैसा होना चाहिए? सरकार विहीन होना चाहिए, लोगों के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और यही बात हमारे गांधी जी करते थे। कौन करते थे? महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी बोलते थे कि जो व्यक्ति हैं, अगर वो व्यक्ति निर्णय लेने की, अगर उनके मतलब इतने सक्षम हो जाएं कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकें, तो फिर सरकार की कोई ज़रूरत नहीं हो। और हमारी सरकार का, हमारी जो सरकार है उसका भी मतलब जो मतलब है लोक कल्याणकारी सरकार इसको बोला जाता है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? देश की बात कर रहा हूँ। और हमारे जो देश का मोटिव है वो भी यही है, और पॉलिसी भी ये चलती है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मतलब ये है कि जो सरकार का जो हस्तक्षेप है वो कम से कम हो, लोग सक्षम होते जाएं अपने काम को करने के लिए, तो सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप करने की कहाँ ज़रूरत आएगी। लेकिन मैं तुमसे ये बोलता हूँ, क्या हमारा देश या कोई भी देश प्राचीन काल से लेके अब तक ऐसा रहा है जहाँ पे सरकार ना हो? बात एक ही है वो। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। ठीक है, उसके प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं, राजतंत्र हो सकता है, तानाशाही हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है, सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। लेकिन अगर ये बोलो कि सरकार है ही नहीं, तो ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ तुमसे। देखो, अगर कोई देश है, कोई देश, और उस देश में सरकार ना हो, तो क्या क्या हो सकता है? तुम अपने अपने व्यू बताओ। सबसे पहले हर्ष, अगर सरकार ना हो,
कर पाएंगे। जो सरकार जो राज्य को बांध के रखती है ना, वो नहीं बनेगी, सब निरंतर हो जाएगा। आतंकवादी दिख रहा है। चलो किसी और का मत सोचो, तुम तो सिंपल सा भारत के बारे में सोच के देखो, अगर भारत में सरकार ना हो तो कैसी कैसी कंडीशन बन सकती है, बस अब तुरंत माइंड में आएगा। हाँ, भारत में सरकार ना हो। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती है, और सरकार नहीं होगी तो एक दूसरे को स्वयं निर्णय लेने लगेंगे लोग, स्वयं के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है। सर, मतलब कोई एक दूसरे की सुनेगा नहीं, नियम कानूनों का उल्लंघन करेगा। अच्छा, ये बुरी बात है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने बोला क्या कंडीशन बनेगी, चलो वो तो अच्छी और बुरी तो तुम सोचो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं तो बस इतना सा बोल रहा हूँ कि बताओ, अगर भारत में सरकार ना हो तब क्या होगा। और सरकार में फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि सरकार क्यों होनी चाहिए, भारत में सरकार क्यों होनी चाहिए, हम लोग इन्हें टैक्स क्यों भरें, हम लोग इन्हें मतलब इनके बंधन में क्यों रहें, हम लोग क्यों ये लॉकडाउन लगा रहे हैं तो इनके लॉकडाउन का पालन करें, हम लोग क्यों इनकी बात माने, क्यों पूरे भारत की इतनी जनसंख्या मुट्ठी भर लोगों पर विश्वास कर रही है, मतलब बस इतना सा कि सरकार क्यों होनी चाहिए, इसका आंसर बता दो। सब लोगों में एकता बनी रहे। सोचो, भगवान ने माइंड इसी के लिए दिया हुआ है। ऐसे ही सोच नहीं पा रहे हो। अगर ये अच्छा, एक बात चलो, अगर सरकार ना होती, तुमसे ही बोल रहा हूँ मैं, सोच क्यों नहीं पा रहे हो, मतलब ये अपने बारे में तो सोच ही सकते हो। अगर सरकार ना होती, कोई पुलिस व्यवस्था नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, तो यहाँ से कोई इंसान तुम्हें उठा के ले जा सकता था कि नहीं? हो सकता था ना, क्योंकि काय का भय रहता है उन्हें, कानून का। काय का भय रहता है, कानून का भय रहता है। तो यही तो देखो, एक सुनो मेरी बात, पहले सबसे मेन चीज, तुम लोग क्या सोचते हो, तुम ये सोचते हो कि हमें किताबी बनना है, तुम्हें ये सोचते हो अपने माइंड में कि कुछ ऐसे पॉइंट बताएं, कुछ ऐसे पॉइंट बताएं कि जिससे क्या हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट बताएं जिससे क्या होगा कि मतलब एक अजीब टाइप की क्रांति आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल सा मामला है। प्रैक्टिकल होके सोचो, और जैसे ही प्रैक्टिकल होके सोचोगे ऑटोमेटिक पॉइंट निकलने लग जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तुम तो ये सोचो ना, मतलब प्रैक्टिकल होके कि अगर सरकार ना हो भारत में, अगर भारत में सरकार ना हो तो कैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है, बस काम खत्म। बंद कर इसको, बंद।